देश का स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। संसद का मॉनसून सत्र पूरी तरह से वॉश आउट हो गया। बीते 15 सालों में अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का ये दूसरा सबसे खराब एक तरह से सत्र रहा जिसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। सिर्फ 9% राज्यसभा की कार्रवाई हो पाई। लोकसभा में हालांकि थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन जिस तरह से लोकसभा में सुमित्रा महाजन को, एक लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को कड़ा कदम उठाना पड़ा, कांग्रेस के कुछ सांसदों को निलंबित करना पड़ा, उसके बाद जिस तरह की राजनीति हुई वो पूरे देश ने देखी। पूरा देश बार बार ये गुहार लगाता रहा, आम लोग ये अपील करते रहे कि संसद को चलना चाहिए, संसद चले। तो दूसरी तरफ हमने देखा पहली बार इंडिया इंक ने भी, यानी कि देश के बड़े उद्योगपतियों ने भी बाकायदा एक मुहिम चलाई कि संसद को काम करने दिया जाए, लेकिन संसद नहीं चली और हमने देखा संसद में जो कुछ भी हुआ। बहुत से लोग इसके लिए सीधे सीधे विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विपक्ष ने जिस तरह से बाधा क्रिएट करी, जिस तरह से बाधा उत्पन्न करी संसद को ना चलने में, लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि सदन चलाना तो सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार क्या कर रही थी। इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब। मुख्तार अब्बास नकवी साहब संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलों के भी राज्य मंत्री हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब। धन्यवाद जी। नकवी साहब, विपक्ष कहता है भाई जिम्मेदारी तो आपकी थी और रिपोर्ट कार्ड आपका देखा जाना चाहिए, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी थी विपक्ष के साथ बातचीत करके संसद को चलाएं, लेकिन संसद नहीं चली, क्यों? देखिए, पहली बात ये कि बिल्कुल हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कोई भी संसद हो, संसदीय सत्र हो, उसको सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। और हम जब सदन शुरू हुआ, 21 तारीख से सदन शुरू हुआ, वो 20 तारीख को हमने आल पार्टी मीटिंग की और उस आल पार्टी मीटिंग में सरकार बहुत ओपन थी। सरकार ने बहुत साफ तरीके से कहा कि आप किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन चाहते हैं, डिबेट चाहते हैं, आप डिस्कशन और डिबेट के लिए सरकार तैयार है। ये पहला मौका है इस देश के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास का कि सरकार कहती है हम हर इशू पे डिस्कशन के लिए तैयार हैं और वो कहते हैं हम हर इशू पर डिस्टर्बेंस करेंगे। और ये इसका नतीजा ये हुआ कि जो डिस्कशन होने चाहिए थी, डिबेट होने चाहिए थे, डिबेट और डिस्कशन के आधार पर जो है वो डिसाइड करना चाहिए, देश तय करे कि क्या सही है क्या गलत है, दूध का दूध पानी का पानी हो, वो नहीं होने पाया। और उसमें एक पार्टी मैं नाम लेकर कहूँगा कि जिम्मेदार है कांग्रेस पार्टी, जिसका अहंकार अराजकता में बदल गया और जिन्हें लगा कि देश के गरीबों, देश के किसानों, देश के कमज़ोर तबकों ने जो जनादेश दिया है वो जनादेश उनके खिलाफ है, इसलिए हम जनता के उन कमज़ोर तबकों से बदला ले लें और इसलिए हम विकास के रास्ते में रोड़ा अटकाएं, देश के प्रोग्रेस पर पलीता लगाएं और देश पे प्रोग्रेस के पर पलीता लगाने का जो प्रयास था वो पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है कांग्रेस पार्टी साहब का। वो कहते हैं कि अहंकार तो सरकार हो गई है, सरकार बात नहीं कर रही, सरकार ने विपक्ष को बातचीत के लिए नहीं बुलाया, सरकार को चाहिए था कि भाई बात करती, बात के कोई ना कोई रास्ता निकाला जाता। वो आपको अहंकारी कहते हैं। 6 बार बुलाया नहीं, 6 बार, 6 और 6 बार बुलाया गया सभी पार्टी के नेताओं को। 2 बार इन्होंने, और विपक्ष के लोग तैयार थे, कांग्रेस के लोगों ने कहा हम नहीं आएंगे। एक बार अरुण जेटली जी ने बुलाया, एक बार वेंकैया नायडू जी ने बुलाया, अलग अलग भी। उसके अलावा अलग से हम लोग बैठे, कई बार बैठे, सबसे बातचीत होती रही। अब बुलाने का कोई शादी का न्योता है क्या कि हम सोनिया गांधी जी के घर जाएं कि भैया ये न्योता लेके आए हम आपको? अरे हम देश के विकास के लिए, कोई हम बीजेपी अपने व्यक्तिगत विकास के लिए काम नहीं कर रही थी। देश के तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए, देश में आर्थिक सुधार के लिए, देश में कृषि सुधार के लिए, देश में जो है वो श्रम सुधार के लिए, कानून सुधार के लिए, तमाम ऐसे सुधार से, रिफॉर्म से जुड़े हुए इश्यूज थे जो कि देश की तरक्की के रास्ते को और आसान करने वाले थे। अब लेकिन कांग्रेस को शायद मुझे लगता है ये लगा कि साहब ये अभी तक तो हम, या तो हम ऐसी सरकार रही जो हम खुद चलाते रहे, या ऐसी सरकार रही जो रिमोट से चलती रही हमारे। तो ये पहली बार है 3 दशकों में कि ऐसी सरकार बनी है जो सरकार की पूरे बहुमत के साथ बनी है और जनता ने स्पष्ट रूप से खुल करके मोदी जी को जनादेश दिया है। तो जब इस तरह का जनादेश है तो अब ना रिमोट चलेगा और ना जो है वो ऐसी सरकार चलेगी जिसको हम डिक्टेट कर सकते हैं। तो उनको लगा कि अब इसमें डिस्टर्बेंस करो और दुनिया को ये मैसेज दो कि भैया दुनिया के लोग जो आप हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया में भागीदार बन रहे हो, दुनिया के वो तमाम लोग जो कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं, जो दुनिया के लोग जो है भारत को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ देश देख रहे हैं। ऐसा नहीं है देश में स्टेबिलिटी नहीं है, इनस्टेबिलिटी है।
और जो है देखिए हम हाउस नहीं चलने दे रहे हैं। ये सिर्फ जो है वो विकास के दुश्मनी की मानसिकता से काम किया यानी गया। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती देश का विकास हो, आप सीधा सीधा इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस ने ऐसा किया। ये तो राजनीतिक एक आरोप हो गया नहीं पूरी तरह से। कांग्रेस किस आधार पर? कांग्रेस मतलब विकास ही नहीं रोक रही थी, बल्कि वो विनाश के रास्ते पे डालना चाहती थी। और उन्होंने जो इतनी दिनों तक किया, जो करप्शन और कुशासन का उनका एक पूरा क्रम चला, तो उनके करप्शन और कुशासन के कंकाल को ताल मचाने लगे। और उनको लगा कि ये जो सरकार है ये कैसे सुशासन के रास्ते पे चल रही है। और एक बात आप समझ लीजिए कि जिस दिन से ये सरकार बनी है, कुछ सामंती मानसिकता के लोगों के पेट में शुरू से दर्द हो रहा था। जैसे जैसे दिल्ली सामंती के सत्ता मानसिकता के आपका- गलियारे से सत्ता के दलालों का सफाया किया गया, बिचौलियों का सफाया हुआ, और हम पारदर्शिता के आधार पर पूरी दुनिया को ये हमने संदेश दिया, देश को ये संदेश दिया कि हमारी सरकार ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ काम कर रही है और हम विकास में बहुत पारदर्शी हैं। अब नहीं होगा कि 2G स्पेक्ट्रम नहीं होगा, कोल घोटाला नहीं होगा, कॉमनवेल्थ नहीं होगा, या इस तरह के घोटालों का जो घंटा घर है वो पूरी तरह से डिमोलिश हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। इसलिए हमने कहा कि भैया अब जो है वो ईमानदारी के साथ काम होगा। तो जो सत्ता के गलियारे में सत्ता के दलाल जमे हुए थे, उनको लगा रही ये तो हमारा साम्राज्य हिल गया। एक चीज़, कुछ ऐसी सामंती मानसिकता के लोग हैं जो कि परिवार के इर्द गिर्द सरकार को देखना चाहते हैं। तो ऐसी सामंती मानसिकता के लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी जैसा गरीबों, कमज़ोर तबकों का हितैषी, जिसका खुद बैकग्राउंड गरीबी है, जिनका खुद बैकग्राउंड गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान के लिए संघर्ष करके आया है, तो लोगों को लगा कि साहब अब इसमें कैसे बदनाम करो। तो उन्होंने क्या किया कि एक झूठी कहानी शुरू करी, चाहे वो ये जो है ललित वाला मामला हो, चाहे व्यापम वाला मामला हो। व्यापम तो झूठी कहानी नहीं है, व्यापम तो बहुत बड़ा अपने आप में, आपकी सरकार ने खुद इसकी देखिए, सीबीआई इंक्वायरी के लिए बात करी। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कहीं झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे सच्चाई नहीं, यहाँ महासच्चे लोग हैं, इसलिए वो भी नहीं तोड़ पाएंगे। जी, व्यापम का अगर आप देखें तो व्यापम वो एक घटना है, वो एक ऐसा गड़बड़ी हुई है जिसकी की जांच खुद मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने शुरू की। कांग्रेस ने कहा साहब इससे काम नहीं चलेगा, कोर्ट ने जो है कहा एसआईटी गठित करो, तुरंत एसआईटी गठित हो गई। एसआईटी जो है वो कोर्ट की निगरानी में जांच कर रही है। फिर कांग्रेस ने हल्ला मचाया, शोर मचाया कि नहीं जी एसआईटी से काम नहीं चलेगा, अब जो है वो सीबीआई को देनी चाहिए। सीबीआई को दे दिया गया जी। अब सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट उसकी निगरानी कर रही है। तो भैया जो कुछ अब आने दो, जांच दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस पे जो है वो उसमें आप क्यों कह रहे हो आप खड़े होकर के सूली पे चढ़ा दो। ये तर्क सही लगता है जो आप कहते हैं कि भाई ठीक है जांच होनी चाहिए, लोगों को सच मालूम है, सिर्फ आरोप के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम आंकड़े देखते हैं तो अगर पिछली बार की मैं बात करूं, पिछले 10 साल की बात करूं, तो संसद के 1350 में से 850 घंटे बीते 10 साल में, यूपीए जब दोनों सरकार थी, उस 850 घंटे इसी सब में गए। और इसमें आप लोगों ने नटवर सिंह, शशि थरूर, पवन बंसल, अश्विनी कुमार, ए राजा, दयानिधि मारन, विलास राव देशमुख, अशोक चौहान, बहुत से आपने इस्तीफे करवाए। तो सवाल ये है कि तब भी तो आप लोग इस्तीफे कहते थे, आज अगर कांग्रेस इस्तीफे कहती है तो आप कहते हैं जांच होने दीजिए। देखिए, देश की याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है। जब ये कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि साहब आपने भी कराया था, हाँ हम कहाँ मना कर रहे हैं, हमने कराया था, हमने नहीं कराया था। लेकिन हम तब कहते थे कि भाई ये 1,86,000 करोड़ के जनधन की लूट हो गई है, गरीब के, कमज़ोर तबकों के लोगों के जो अधिकारों के लिए जिन पैसों को लगना था वो पैसे लूटे गए हैं। हम जब कहते थे 1,86,000, 1,76,000, 100 करोड़, 200 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, तो ये हमारे जेब से नहीं जा रहा था, बीजेपी की तिजोरी से नहीं किया था। ये देश के गरीब, देश के किसान, देश के नौजवानों के तिजोरी से छीना गया था, लूटा गया था जी। हमने कहा कुछ नहीं, हमने कहा भैया इस पर आप बहस करा लो, डिस्कशन करा लो, जेपीसी बैठा लो और इसमें जो भी दोषी हो उसको सजा दो। नहीं जी हम नहीं करेंगे, वो अहंकार होता है। उसके बाद उन्होंने जो है वो लगा हंगामा होता रहा, पूरा विपक्ष हंगामा करता रहा, सड़क से लेकर संसद तक हाहाकार मचा रहा, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद जब कोर्ट ने, सीएजी ने उसकी तस्दीक कर दी, तो उसके बाद उनको जो है वो जांच भी बैठालनी पड़ी, जेपीसी भी बैठालनी पड़ी और साथ ही साथ उन मंत्रियों को भी हटाना पड़ा।
तो ये था, हमने कभी कहा ही नहीं। आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देख लीजिए, हम पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में मैं खुद खड़ा होकर के हर बार ये कहता था कि भैया डिस्कशन करो, इसमें क्या है बताओ ना देश को। पार्लियामेंट से सुप्रीम तो कुछ नहीं है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, और भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। तो इसमें पार्लियामेंट में आप डिस्कस करो, डिस्कस करने के बाद आप बताओ कि भाई ये चोरी हो गई, ये डकैती हो गई, ये देश लुट गया, क्या हुआ है। हुआ लोकसभा में आखिर में क्या हुआ, लोकसभा में पूरा के पूरा हंगामा, कोई तर्क नहीं, किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं, खुदा पहाड़ निकली चुहिया। तो दिक्कत ये होती है कि कांग्रेस पार्टी खुद जो है वो एक ऐसे पार्ट टाइम लीडर के चंगुल में फंस गई है जो कि जो है वो कांग्रेस को और 20 साल पीछे फेंक रहा है। आप राहुल गांधी को पार्ट टाइम लीडर क्यों Definitely। कहते हैं? क्योंकि मैं आपका ब्लॉग भी देख रहा, आपने लिखा कि संसद का गूंगा गुड्डा, हाँ। सड़क का सूरमा बनने की कोशिश में, ना घर Right। का ना घाट का। आप राहुल गांधी पर इस तरह की देखिए टिप्पणियां- हम आपको बताएं क्या हुआ कि एक कहावत है, नीम हकीम खतरे जान। जब किसी को आधी अधूरी नॉलेज हो और बिल्कुल नॉलेज ना हो, और उसके बाद कहे जी हम ये तो चोरी हो गई, ये तो क्राइम हो गया, ये तो जो है देश लुट गया। अरे भाई, हम मुकाबला नहीं करना चाहते उनसे, ना हम किसी दिन ऐसा भी ऊपर वाला ना करे कि हमें मुकाबला करना पड़े उनसे, लेकिन आप भ्रष्टाचार से सर से पैर तक डूबे हुए हैं। आपके कांग्रेस के करप्शन के कुएं अगर खोले जाएंगे तो इतने कंकाल निकलेंगे कि वो कंकाल जो है वो कांग्रेस के शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं देंगे। इसलिए देखिए, हमें क्या लगता है, ये कोई कारण नहीं है। कारण केवल एक है कि वो अभी भी हार के हैंगओवर से नहीं बाहर निकले हैं, और उनके हार का हैंगओवर हाहाकार में बदल गया है। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि वो जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का एकदम एक कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव व्यवहार, न्यूसेंस का व्यवहार कर रहे हैं, उससे जो है वो कांग्रेस को कोई नहीं, लेकिन बहुत से देश को नुकसान हो रहा है। बहुत से पत्रकार इस तरह के, कई मैगजीन्स अब लिख रही है कि राहुल गांधी धीरे धीरे सीख गए हैं और संसद में उनकी आवाज़ जो है, संसद में या संसद के बाहर जो है वो बीजेपी को घेरने में कामयाब रहे हैं। आप उनको सीधा सीधा गुंगा गुंडा या इस तरह का बात कह देते हैं कि अपरिपक्वता है, ऐसी बात क्यों? बिल्कुल देखिए, हमें अच्छा लगता कि कांग्रेस पार्टी एक कंस्ट्रक्टिव और एक इफेक्टिव, हम दोनों इफेक्टिव भी कह रहे हैं, इफेक्टिव अपोजिशन की भूमिका निभाती। हम तमाम मुद्दे थे, तमाम इश्यूज थे, तमाम बिल थे, उस पर चर्चा करती। ये बिल और ये इश्यूज लगता उनको कि ये देश के विकास और देश के गरीबों के खिलाफ है। जीएसटी, उनको लगता है कि जीएसटी से देश के विकास रुक जाएगा, तो आप भैया बहस करते जी। आप कहते। पिछले सत्र में कांग्रेस के मित्रों ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि भाई जीएसटी को आप सेलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए, और हम जब सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट देगी उसके बाद जो है वो मानसून सत्र में इसको लेके आइएगा, ये पास हो जाएगा। उनके कहने पर एक जेंटलमैन प्रॉमिस उनका था, उसके आधार पर हमने जो है वो सेलेक्ट कमेटी को दे दिया। सेलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी। अब सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद कहते हैं जी हम नहीं पास करेंगे। लैंड बिल पे उनका ऐसे ही था कि साहब 2013 वाला लाओ। अब 2013 के लैंड बिल में जो खामियां थी, जो चीज़ें थी, वो सारे चीफ मिनिस्टर्स ने कहा था। उससे भी महत्वपूर्ण है कि इनको ये लग रहा है कि जो देश की सत्ता है, उस देश की सत्ता पर उनकी सामंती जो परिवार है उसका अधिकार है। तो इस सामंती परिवार के अलावा, यानी कि वो सत्ता का केंद्र जो है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी के घर से निकल करके राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी के घर से निकल करके श्रीमती प्रियंका गांधी जी के गेट तक रुक जाना चाहिए। उससे इर्द गिर्द अगर कहीं गया तो या तो वो फिर कहेंगे कि साहब उनके अगर सहयोग से चलेगी तो गिरा देंगे, चंद्रशेखर जी जैसे गिरा देंगे, देवगढ़ा जी जैसे गिरा देंगे, गुजराल साहब जैसे गिरा देंगे, चौधरी चरण सिंह जैसे स्थिति करेंगे, और या फिर जो है वो कहेंगे हमारे पास पावर रहनी चाहिए, और या तो खुद बन जाएगा उनका परिवार का, या किसी को रिमोट से बना देगा। तो वो अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अभी रिमोट वाली सरकार नहीं है। अब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं है जिनके की कागजों को राहुल गांधी नॉनसेंस कह के फाड़ते थे।
अब जो है उन्हें सेंस से पॉलिटिक्स करनी चाहिए। सेंस ये जो से, है नरेंद्र मोदी की सरकार है, चलिए, जिसे कि विपक्ष जनता को- ने जनादेश दिया हाँ, है। विपक्ष को सेंस से पॉलिटिक्स करनी चाहिए, लेकिन सवाल है सरकार के पास विकल्प क्या है? क्योंकि बहुत से जो आर्थिक सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण बिल हैं वो रुके हुए अटके हुए। सरकार के पास रणनीति क्या है, संसद में कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर बात करेंगे नकवी साहब से इस छोटे से ब्रेक के बाद। Now the national news channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Now available for iOS platform also. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम संसदीय कार्य राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब से बात कर रहे हैं। मॉनसून सेशन जिस तरह से वॉश आउट हुआ उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। नकवी साहब, कांग्रेस के कई नेताओं ने सत्र शुरू होने से पहले ये कहा था कि मॉनसून सेशन वॉश आउट होगा, पूरा साफ तौर पे कहा था। तो आपको लगता है कि सरकार होने के नाते, मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए था कि भाई कौन से विपक्ष के धड़े हैं जो सरकार के साथ आ सकते हैं? क्योंकि बड़े आर्थिक सुधार जो हैं, देश जो देख रहा है, देश को तकलीफ हो रही है कि बड़े आर्थिक सुधार जो है वो लटक गए कांग्रेस की और भाजपा की स्तुति में। देखिए, हमारे देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो बहुत खूबसूरत है और हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे का दुनिया का कोई भी लोकतंत्र मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत स्वतंत्र है, बहुत ही साफ है और इसी लोकतांत्रिक ढांचे का कभी कुछ ताकतें जो हैं संसदीय व्यवस्था का दुरुपयोग करती हैं। आपने कहा ना सुधार, अब जैसे जीएसटी है, अब जीएसटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और आपको अच्छी तरह मालूम है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसमें जो है वो दिन में नहीं हो सकता, हंगामे में नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो है वो हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए, उसके लिए कोई आप जॉइंट सेशन नहीं बुला सकते। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होंगे, अब जब आपको सुधार करना होगा, आप कहते हैं कि जी देश को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार की ज़रूरत है, देश को जो है लेबर रिफॉर्म की ज़रूरत है, देश को जो है वो जुडिशल रिफॉर्म की ज़रूरत है, इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत है, तो उसके लिए तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अब रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक बिल है, छोटा सा है, जिसमें कि आज से 100 साल से जो कानून हमारे कानून की किताबों में घुसे हुए हैं उन्हें निकाल के बाहर फेंकना है और जो नए कानून इस बीच में बने हैं, डिफरेंट कानून, चाहे वो क्रिमिनल कानून हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे और भी, उनको किताब को जो है वो पूरी तरह से फ्रेश तरीके से देश के सामने रखना है। अब उसको नहीं करने दे रहे हैं, कहने नहीं चलने दो जी, 100 साल पुराना वाला भी चलने दो, 200 साल पुराना वाला भी चलने दो, आप क्यों चेंज कर रहे हो? तो ये छोटी छोटी बात। SC/ST, अब SC/ST के अधिकारों के लिए है, आप कहते हैं जी नहीं हम नहीं करने देंगे। एक नहीं, लेबर लॉ, बच्चों के लिए जो है उनके अधिकारों के लिए कानून, और भी एक लंबी शिक्षा से जुड़े हुए तमाम, खाली एक आप GST नहीं अकेला है, GST इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी सब एक लंबी पूरी तहखाना भर गया है, जितने इतने बिल हो गए। तो सरकार के पास अब रणनीति क्या भविष्य, क्योंकि कांग्रेस देखिए जिस तरह के तेवर दिखा रही है उसमें ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस बहुत जल्दी हम आपके माध्यम से देश को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि सरकार जो है वो किसी भी इस तरह के नकारात्मक चीज़ों की वजह से देश के विकास की गाड़ी को रुकने नहीं देगी, ठहरने नहीं देगी। बिल भी हम पास करेंगे और देश के विकास के रास्ते को भी हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएंगे। जो ताकतें नकारात्मक तरीके से इस तरह का काम कर रही हैं वो आइसोलेट होंगी। हमारी कोशिश है कि हम उनसे बात करें, अभी भी हम बात करेंगे,
बात तो देखिए हमेशा जो है कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन और से कोऑपरेशन का क्रम चलता रहता है और वो चलेगा भी। हमने बात भी करी, सबसे बात करी, लेकिन उन्होंने, आपने शुरू में कहा ना कि वॉश आउट होगा, अब इन्होंने कह दिया वॉश आउट होगा, क्योंकि इनके युवराज ने कह दिया था, जो कि जो है वो परफॉर्मेंस में तो ज़ीरो है और नॉनसेंस में हीरो है। तो उन्होंने कह दिया कि साहब जी अब वॉश आउट करना है हमको, अब वॉश आउट करना है, इसलिए उस अपनी उनकी वाणी को सच साबित करने के लिए उन्होंने पूरे के पूरे सत्र को वॉश आउट करने की कोशिश की। अब विकल्प क्या, विकल्प आपको वही पूछो कि अब क्योंकि सत्र आसान हुआ है और अब अभी भी लोग आकलन कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं सरकार का अगला कदम क्या होगा। हमारा जो है हर कदम जो है वो देश के विकास के लिए समर्पित है और हम आपको इतना बता दें कि जीएसटी भी हम पास करेंगे। उसके अलावा जितने भी रिफॉर्म नहीं है 2016 जिस पे हमने कहा ना पास होगा, 2016 पास होगा। और इस बार भी कांग्रेस आइसोलेटेड थी इस मुद्दे पर। पूरी पार्टियां, जो अन्य पार्टियां हैं, वो पूरी तरह से चाहती थी कि ये जो देश के बहुत बड़े देश के इकोनॉमिक रिफॉर्म से जुड़ा हुआ, टैक्स रिफॉर्म से जुड़ा हुआ, टैक्स टेररिज्म को ख़त्म करने वाला, एक सिंगल पॉइंट टैक्स सिस्टम को लाने वाला ये बिल है, वो बिल जो है होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का जिद और अहंकार, और ये बिल वो है जो खुद कांग्रेस लाई थी। क्या आपको लगता है कांग्रेस के भीतर भी आवाज़ें बटी, क्योंकि आप सबसे संपर्क कर रहे होंगे, क्योंकि आप जब इतनी उम्मीद से कह रहे हैं, इतने विश्वास से कह रहे हैं कि हम पास करेंगे, तो कुछ लोग ये भी आकलन लगा रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर भी कुछ आवाज़ें बटी हुई हैं, सरकार उनके भी भरोसे है। देखिए हम नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस टूटेगी, कांग्रेस तो टूटने उठने का उसका बड़ा लंबा इतिहास रहा है। लेकिन हाँ, जिस तरह की अपरिपक्व, जिस तरह की डिस्ट्रक्टिव, जिस तरह की न्यूसेंस और नॉनसेंस से भरी हुई इस समय जो नेता, विशेष तौर से जो सो कॉल्ड इनके पार्ट टाइम लीडर है, उनका जो तरीका है, उससे कांग्रेस के जो समझदार लोग हैं उनमें भी निराशा है, हताशा है। देखिए कांग्रेस के भी जो लोग हैं उनको भी लगता होगा कि हम अपने देश की अपनी राजनीतिक ज़मीन को जो है वो ठीक करें। जो ज़मीन ऊसर हो गई है उस पर और हम जो है वो मट्ठा ना डालें। ये क्या हो रहा है कि ऊसर ज़मीन को ठीक करने के बजाय उसमें मट्ठा डालने का काम हो रहा है, जो सो कॉल्ड इनके पार्ट टाइम लीडर हैं, और मट्ठा डाल के फिर भाग जाएंगे 2-3 महीने के लिए। तो हमें लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर भी बेचैनी है, निराशा है, हताशा है, और जो कुछ हो रहा है उससे वो लगता है उन्हें कि, लेकिन अफसोस मजबूरी ये है कि कांग्रेस एक परिवार के इर्द गिर्द बंधी रहती है, इसलिए उससे वो बाहर मानसिक रूप से वो जा नहीं पाते। लेकिन हमें जो लगता है कि इन्हीं युवराज को और इन्हीं नेताओं को समझ में आएगा देश का आक्रोश और देश का गुस्सा भी समझ में आएगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए। देखिए चुनाव होते हैं, हार होती है, जीत होती है, हम भी हारते हैं, हम भी जीतते हैं, हम भी प्रदेश राज्यों में हारते हैं, राज्यों में जीतते हैं, देश में हारे हैं, देश में जीते हैं, कांग्रेस भी जीती है। उन्हें जीत और हार को एक बहुत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ लेना चाहिए। अब देखिए, अब आप जब इस सरकार में थे क्या कर रहे थे? जब सरकार में थे तो हर दिन हिट विकेट होते थे, और अपोजिशन में आने के बाद नो बॉल पे लग गए। तो इसमें दोनों में इनका नुकसान है, चाहे वो आप हिट विकेट हो रहे हो चाहे नो बॉल कर रहे हो। पर संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपको तकलीफ हुई जब स्पीकर को कांग्रेस के 2 दर्जन से ज़्यादा सांसदों को जो है निलंबित करना पड़ा लोकसभा में, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा ये एकदम काला दिन है डेमोक्रेसी के लिए। आपको तकलीफ हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। किसी भी संसदीय लोकतंत्र में कोई भी स्पीकर हो, कोई भी चेयरमैन हो, किसी भी सदस्य को सदन की कार्रवाई से बाहर निकालता है तो बहुत बड़ी से निकालता है, बहुत ही मजबूरी में निकालता है। और ये इतनी मजबूरी थी कि देश ने, आपने पूरी तरह से स्पीकर को जो है बंधक बनाने की कोशिश, आपने के पूरे संसदीय जो कार्रवाई है उसको अपने राजनीतिक अहंकार का बंधक बनाने की कोशिश की, तो पूरे के पूरे सत्र को अपनी सियासत की सूली पे चढ़ा दिया। निश्चित तौर से ये मजबूरी में लिया गया इस फैसला था, और ऐसा फैसला दोबारा कभी ना लेना पड़े, ये हम सब चाहेंगे। तो काला दिन आप मानते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं, काला दिन नहीं। ये तो डेमोक्रेटिक, ये भाई देश हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस हमारे लोकतंत्र की ये खूबसूरती है
हम जो है वो खुल करके मजबूती के साथ बात करते हैं। अब लौट के आए तो वो, लेकिन लौट के आने के बाद क्या व्यवहार उनका बदल गया था क्या? जी। लौट के आने के बाद और उद्दंडता दिखाई उन्होंने, और जो है वो अराजकता दिखाई। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि ये उनका जो है वो कोई ऐसा नहीं था कि स्पॉन्टेनियस वो खड़े होकर कर रहे थे, बिल्कुल उनके नेतृत्व द्वारा निर्देशित किया हुआ हंगामा था ये। पर पहली बार ऐसा हुआ कि बड़े उद्योगपतियों ने एक मुहिम चलाई और सिग्नेचर कैंपेन चला इंटरनेट पे कि भाई देश की संसद चले। उस पर भी कई सांसदों ने कहा कि भाई आपकी सरकार जो है दरअसल वो पूंजीपतियों की सरकार है, इसीलिए पहली बार पूंजीपति इस तरह की मुहिम चला रहे हैं। शरद यादव जी को कहना पड़ा कि भाई ये पूंजीपति कौन होता है, और आपको लगता है कि संसद कैसे चले क्या नहीं चले उसका लेकर पूछते हैं? नहीं समझ में नहीं। शरद जी जैसा सीनियर, मैंने कहा था ये पूंजीपति से बेटे, अरे वो भी चिंतित होगा। तो अगर वो उन्होंने चिंता व्यक्त की है, जब वो तो वो जो है उन्हें चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए? भी हमने लोग किसी ये सवाल देखिए क्या है डिफिकल्ट हमारे, मुझे तो काम करने की आदत है, आप हमेशा बहुत जो सीनियर है वो, इसलिए लोग कहते हैं। हमेशा संघर्ष, खेत खलियानों तक लड़ना, वो मन की बात। सभा देखने को ज्यादा कम सबसे डिफिकल्ट काम है वहाँ पे। मैं इसमें समस्याओं सुन रहा हूँ, तो इस समस्याओं के समाधान की दिशा में जो मिशन गवर्नमेंट है उस दिशा में काम कर रहे हैं। और जो कुछ भी देखिए, सरकार जो है वो आती है चली जाती है, लेकिन सरकार में रह करके आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी के साथ निभाइए। पर वो डिमोशन ये सब तो चलता है, कभी कभी ये भी सही वो भी सही नहीं। कभी क्या है, कुछ लोग की पहचान मिनिस्ट्री से होती है, कुछ मिनिस्ट्री उसके काम से होती है। जी, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इस विशेष कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी जी, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो मुख्तार अब्बास नकवी जी हमसे बात कर रहे थे। मानसून सत्र में जो कुछ हुआ वो सबने देखा, लेकिन उम्मीद करेंगे इस तरह के ये जो कुछ मानसून सत्र में हुआ उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।